नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत तिवारी। आज तक आप लोगों ने रिटायर्ड फौजियों की तमाम वो कहानी सुना होगा, लेकिन आज जो मैं कहानी दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे खास है और सबसे अलग है। देखकर समाज के लिए, हर युवाओं के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रिटायर्ड फौजी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी रोचक कहानी है, आप अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से हमारे समाज में रिटायर्ड फौजी और फौजी हर क्षेत्र में कहीं न कहीं एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज ऐसा ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जिनके गले में आपको एक साथ इतना मेडल दिखाई दे रहा होगा, और मेडल ही नहीं, इसके साथ साथ इतना प्रमाण पत्र भी एक साथ दिखाई दे रहा है। ये आज आए हैं, गाजीपुर जिलाधिकारी के साथ इनका मीटिंग था और क्या बातचीत हुई, किस सिलसिले में आए हुए थे, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और एक साथ गले में इतना मेडल लटकाए हैं, क्यों लटकाए हैं, कहाँ से पाए हैं, तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। कैप्टन बबन राम। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम रामपुर, पोस्ट ऑफिस रेवतीपुर, गाजीपुर। कब सेना में भर्ती हुए थे आप? हम 79 फरवरी में सेना में गए थे एज ए सिपाही। अच्छा जी। और रिटायर कब हुए? मैं 2009 में कैप्टन से रिटायर हुआ। कितना दिन हो गया रिटायर हुए? 17 साल चल रहा है। 17 साल। रिटायर होने के बाद आप क्या कर रहे हैं? रिटायर होने के बाद मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ। अच्छा। घर में भैंस है। ये गले में मेडल भी लटकाए हुए हैं? हाँ, इसके साथ मैं स्पोर्ट्स से, मैं शुरू से सिपाही था, तब से स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ। सेना की नौकरी भी करता था और स्पोर्ट्स भी करता था। स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स और स्विमिंग मेरा फेवरेट गेम है। एथलेटिक्स और स्विमिंग जी। कहाँ कहाँ खेले हैं? स्विमिंग सर्विस के दौरान तो मैं यूनिट, उसके बाद ब्रिगेड, ड्यू, कमांड और सर्विसेज तक खेला हूँ स्विमिंग में। रिटायर होने के बाद? रिटायर होने के बाद स्टेट खेला उत्तर प्रदेश को जिले की तरफ से। उसके बाद नेशनल खेला राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की तरफ से। उसके बाद 3 बार मैं इंटरनेशनल खेला हूँ इंडिया की तरफ से, और 5 बार राष्ट्रीय स्तर का गेम खेल चुका हूँ, और 2 बार नेशनल स्विमिंग किया हूँ, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। टोटल मेरे पास अभी 4.5 साल में 30 मेडल्स हैं, एथलेटिक्स और स्विमिंग मिला के। सर्टिफिकेट भी मिला है? सर्टिफिकेट मिला, पूरे मेडल का सर्टिफिकेट है ये। अच्छा, देश के साथ विदेशों में गए हैं? विदेश में नहीं जा पाए सर। और इंटरनेशनल अभी आपको मैं बताऊं कि अपने पेंशन से ही जितना अभी तक खेला हूं, अपने पेंशन से ही गाड़ी आना जाना, खाना पीना, सब कुछ, रहना सहना। और मेरी दिली तमन्ना है कि मैं एक बार विदेश में जा करके इंडिया का झंडा, तिरंगा गाड़ूं, लेकिन मैं पैसे के अभाव में नहीं जा पाता हूं। तो इसलिए मैं इंटरनेशनल हो, चाहे अभी एशियाड हो रहा है नवंबर में चेन्नई में, तो इंडिया की तरफ से मैं एशियाड खेलने जाऊंगा। क्यों पैसा का अभाव क्यों? आप तो सैनिक हैं, आपको सारी सुविधाएं सरकार देती होगी। सारी सुविधाएं नहीं देती, इस मामले में कोई सुनता नहीं है सर। अपने पेंशन से सब कुछ करता हूँ, परिवार भी है, खेती बाड़ी है। और खेलने के लिए तो अलग से, जैसे हमको विदेश जाना होता तो 70-80 हज़ार रुपया या लाख रुपया भी लगता है, तो इतना मैं वहन नहीं कर पाता। इसलिए मैं इंडिया में जो इंटरनेशनल होता है खेलता हूँ। पैसे के अभाव में विदेश नहीं जा पाते? नहीं जा पाते सर। ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, इवन उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा नहीं कि चलो भाई हम आपका एयर टिकट दे देते हैं या वीज़ा का पैसा दे देते हैं। अगर आधा भी दे दें तो आधा पैसा लगा के मैं खेलाऊंगा विदेश। अभी जिलाधिकारी के साथ बैठक हुई, क्या बातें हुई? जिलाधिकारी को मैं अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कराया था, और उन्होंने, जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा कि अगर कोई CSR कुछ होता है फंड, हमें नहीं पता, इंग्लिश बोल रहे थे, तो कह रहे थे कि अगर होगा तो ज़रूर हम कुछ करेंगे इनके लिए। तो मैं यही चाहता हूँ सर आपके माध्यम से कि अब तक मैं ज़िले की तरफ से मैं अकेला तक खिलाड़ी हूँ, मास्टर एथलीट। अभी तक मुझे नेशनल में कोई भी या स्टेट में जा कर के कोई मुझे गाजीपुर खिलाड़ी मिला नहीं इस एज वाला। तो मैं चाहता हूं कि हमें पैसे की जगह वो नहीं है कि मैं किसी से कटोरा लेके भीख मांगू या ऐसा अनुदान मांगू, मुझे मदद करो, ऐसा कुछ नहीं है। ना एक सैनिक को कभी ऐसा कर सकता है, ये तो सैनिक का उसूल है। लेकिन मैं घर आने के बाद मैं ज़िले को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपना उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाहर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कम से कम मुझे जो आने जाने का वो है, एयर टिकट हो गया, चाहे वीज़ा का ही कुछ खर्चा दे दें, तो आधा खर्चा लगा के मैं तिरंगा हमेशा चाहूंगा कि कहीं भी गाड़ूं। रिटायर होने के बाद भी जुनून वही है, जुनून और पेंशन के पैसे से आप गेम खेल रहे हैं? जी, पेंशन के पैसे से गेम खेल रहा हूँ। ये मेरा शौक है, एक जुनून है कि नहीं, यस मैं खेलना है।
उम्र कितनी है आपकी? मैं 65 साल 4 महीना हो गया मेरी उम्र, अभी 65 प्लस भी खेल रहा हूँ। 65 साल की उम्र में युवाओं जैसी खेल। जी, एथलेटिक्स में भी होता है, अभी लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और हर्डल्स करता हूँ, 110 हर्डल्स, जो घोड़े की तरह दौड़ना होता है, जंप करना होता है, दौड़ना है, जंप करना है, दौड़ना है, जेवलिन, डिस्कस, ये एथलेटिक्स के इवेंट होते हैं। और घर के लोग नहीं कहते हैं कि बस अब रहने दीजिए? नहीं, ऐसा है कि घर के लोग तो नहीं मना करते, मेरे बेटे भी कहते हैं कि पापा आपने तो एक ऐसा इतिहास बना दिया कि हम लोग क्या, हमारे आने वाली पीढ़ी भी नहीं कर पाएगी, कि आपने इतिहास रच दिया। मेरा बेटा बड़ा वाला अपने लड़के को एक दिन कह रहा था कि बलराम देख, पापा ने तो ऐसा इतिहास बना, इसको बोलते हैं इतिहास रचना, ये ऐसा इतिहास बना दिया था कि हम लोग की आने वाली कोई पीढ़ी कर नहीं पाएगी जो पापा ने कर दिया। अभी आगे क्या इच्छा है? अभी सर अक्टूबर में जाऊंगा, स्टेट होगा उत्तर प्रदेश, आलूपी का होगा गाजियाबाद में, और उसके बाद वहाँ से सिलेक्शन होकर के फिर नेशनल के लिए जाएंगे। नेशनल हो रहा है कलकत्ता में, 1-2 नवंबर को होगा, और वहाँ से फिर सिलेक्शन होकर के एशियाड का हो रहा है चेन्नई में, सीधा हावड़ा से चेन्नई चला जाऊंगा एशियाड खेलने। फिर वहाँ से लौट कर आऊँगा, फिर नेशनल स्विमिंग हो रहा है कहीं नासिक में होगा, तो स्विमिंग करके फिर वापस घर आऊँगा। जिस तरीके से आपने सेवाएं भी दिया, रिटायर के बाद भी तमाम सरकारें आई और गई, जी देखा जाए तो भारत में युवाओं को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। जी और यहाँ पे जिस तरीके से अभी भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ है, आतंकवादियों के ठिकाने पे सैनिकों ने जिस तरीके से हमला किया है, और जो सैनिक अपने देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर देता है, जी और जब आप जैसे कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिनको सरकार से गुहार लगानी पड़े कि हमें मदद करें, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अभी जैसे आपने फिर एक बात शुरू कर दी, उग्रवाद और लड़ाई, सेना की बात कह दी, तो आपको बता दूं कि हमारी तीसरी पीढ़ी सेना में चल रही है सर। बाबूजी सूबेदार थे, बाबूजी 1962 चीन के साथ लड़ाई लड़े हैं, 65 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़े हैं, 71 जो पाकिस्तान से लड़ाई लड़े हैं, जो आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ पर बाबूजी 71 में ढाका में थे, मुक्ति वाहिनी में। उसके बाद फिर मैं, फिर तीसरी पीढ़ी मेरे 2 बेटे हैं, वो भी दोनों सेना में हैं, तो वो भी अपना जी जान से लगे हुए हैं, और मैंने उनको बता भी दिया है। मैं माँ बाप का इकलौता था, जब मैं भर्ती हुआ तो माँ रोने लगी कि ये कहीं लड़का है और कुछ हो गया, मर हर गया तो मुखाग्नि देने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। पिताजी ने उस बात को बहुत डांटा था माता जी को, चुप रहो, एक ही है तो क्या हुआ, एक ही है तो क्या हो गया, देश के काम आएगा, और भी तो माएँ हैं, जैसे तुम माँ और भी माएँ हैं, और ये माएँ के बच्चे शहीद हो जाते हैं तो क्या हो गया है, एक है चाहे 4 है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। पिता के कठोर निर्णय ने आज आपको अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। जी, और उसके बाद उसी तरह पिताजी के राह पर चलकर मैं भी अपने दोनों बेटों को बता दिया हूँ कि बेटा, एक बाप के नाते तो मैं चाहूँगा कि जैसे पिताजी ने हमको कहे थे कि भाई जैसे मैं आ गया 3 लड़ाई लड़के, तुम भी बेटे कुशल से आ जाओ, मैं भी अपने बेटों को यही कहता हूँ, बेटे नौकरी बेशक कर रहे हो, और मेरे एक बाप कहता है कि तुम सकुशल घर वापस आ जाओ सेना की नौकरी करके। लेकिन जिस दिन अभी ये ऑपरेशन सिंदूर चला था, या उग्रवाद वाला जम्मू कश्मीर जो अटैक होता है, अगर इस तरह से गोली चलानी पड़े तुम्हें, तो मैं तुम लोग के सीने में गोली देखना चाहूँगा, पीठ पे देखना नहीं चाहूँगा। बच्चे क्या करते हैं? सेना में है दोनों। अच्छा, हाँ, कहाँ तैनात है? एक श्रीनगर में है, आरआर में है, एक ग्वालियर में है। अच्छा जी, तो श्रीनगर में ड्यूटी दे रहे हैं जी। कभी आपने सेना से अधिकारियों से नहीं बताया कि साहब इस तरीके के सरकारें हमारी बातें नहीं सुन रही है, आप लोग अपने माध्यम से प्रयास करें? हमने अधिकारियों से कभी ये बात नहीं कहा। हाँ, ये अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मैंने मेजर जनरल B.K. तिवारी जो बलिया के हैं, उनको मैं टीवी में देखा था डिबेट करता हुआ ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो मैं उनको फ़ोन से कहा था कि साहब मुझे भी बुला लीजिए, मुझे भी भिजवा दीजिए, मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ, मैं आर्टिलरी से हूँ, मैं 2 या 3 ड्यूटी अभी करने के लिए सक्षम हूँ। तो साहब हंस करके बोले कि तू जरूर कर सकता है, मुझे उम्मीद है। फिर अभी वर्तमान में जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल गोयल, उनको भी मैंने फ़ोन करके कहा था साहब मैं आ रहा हूँ,
मुझे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, बस एक बार आदेश दीजिए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। हम्म। वो भी बड़े खुश हुए, कह ठीक है साहब, ऐसा होगा तो हम बताएंगे। मैं 2 जनरल साहब को ये बात मैसेज व्हाट्सएप किया था और फ़ोन से बताया था कि साहब मैं आना चाहता हूँ, जल्दी हमें आदेश दीजिए, आपका आदेश का इंतजार कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जिस तरीके से आज आपने जिलाधिकारी से अपनी बात को रखा है जी और तमाम जनप्रतिनिधि हैं, जिस तरीके से सेना की बात आती है तो सब लोग सेना के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, समर्थन में खड़े हो जाते हैं जी देश भावना के साथ। जी। लेकिन आप जैसे लोगों की यदि बात आती है तो क्यों नहीं खड़े होते हैं, क्या लगता है आपको? अब सर देखिए, ये तो राजनीति की बातें हैं, अब क्या बोल सकते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हम लोगों से कहाँ चूक हो जाती है। अभी जहाँ तक आप मेरी ही बात कर रहे हैं, तो मैं सेना में था तब भी ऐसे ही था, रिटायर होने के बाद भी वही काम कर रहा हूँ। और समाज आपका अखबार, टीवी, सोशल मीडिया और दूसरे पता नहीं क्या, इंस्टाग्राम और क्या कहते हैं वो फेसबुक, तो हम तो चलाते भी नहीं है, हमको आता भी नहीं है, लोग देखते हैं। तो क्या देख करके कम से कम इतना तो कर सकते कि यार हमारा ज़िले का एक वेटरन्स है, एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्समैन है, चलो हम उसको बुला करके थोड़ी शाबाशी ही बोल दें कि यार थैंक यू सर, थैंक यू यार, बहुत अच्छा है। बस अब इतना ही। देखिए सर, आपके माध्यम से बताऊं, जब अखाड़े में कोई पहलवान चढ़ता है तो एक बार चारों तरफ देखता है कि मुझे देखने वाला कितना है। एक गायक है चाहे नाचने वाला है, स्टेज पर चढ़ता है तो एक बार पब्लिक को देखता है कि मुझे सुनने वाला कितने लोग हैं। बिल्कुल। उसी तरह से स्टेडियम में जाता हूँ, चाहे कोई भी जाता है, तो एक बार स्टेडियम में चारों तरफ देखता है कि मुझे देखने वाला कितना है। तो बिल्कुल वो वही चीज़ है सर कि जब मैं इतना दूर दूर से देशों से इतना खेल करके आ गया, देश के लिए खेला, स्टेट के लिए खेला, ज़िले के लिए खेला, लेकिन सब लोग जानते हैं, कभी हमको फ़ोन करके भी या वैसे भी नहीं बुलाते कि अखबार में छपा है, टीवी में हमने देखा, यार कौन बंदा किस गाँव का, थोड़ा बुलाओ तो सही, हम देखें यार, थैंक यू तो बोलें, एक बार ताली तो बजा दें। तो प्लेयर हो चाहे गायक कलाकार हो सर, बस एक ताली का ही, उसको ताली सबसे बड़ा इनाम होता है, पैसा रुपया कोई मायने नहीं रखता। और मैं खेलना सर पैसे के लिए नहीं चाह रहा हूँ, मैं देश के लिए खेलना चाह रहा हूँ, अपने उत्तर प्रदेश के लिए, अपने ज़िले के लिए खेलना चाहता हूँ। लेकिन कुछ फाइनेंशियल है जो इतना पैसा वहन नहीं कर पा रहा हूँ, तब मैं ये बात अपने जिलाधिकारी को कहा था। बिल्कुल। देखिए, यह सेना के रिटायर एक्समैन हैं और जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात बताया और ये इनके अंदर की जो जज्बा है, इनकी तीसरी पीढ़ी सेना में है, इनके बच्चे कश्मीर में ड्यूटी दे रहे हैं और एक रिटायर फौजी को यदि इस तरीके से गर्दन में, गले में 30 मेडल लेकर के और 30 प्रमाण पत्र लेकर के जिलाधिकारी के पास आना पड़े और कहना पड़े कि साहब मैं रिटायर होने के बाद भी चुप नहीं बैठा हूँ, मैं खेल के क्षेत्र में, एथलेटिक्स में और स्विमिंग में जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं और 30 मेडल जीत लिए हैं और सपना है देश के साथ अब विदेशों में खेलना भी, लेकिन पैसे के अभाव में विदेश में ये खेलने नहीं जा पा रहे हैं। अगर हमारे भारत में देखा जाए तो तमाम खेलों को सरकार बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहित कर रही है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं दे रही है, लेकिन इस तरीके से यदि एक जाबाज हमारा सेना का रिटायर फौजी यदि कुछ करना चाहता है और अपने पेंशन के पैसे के दम पर यदि 30 मेडल ला सकता है और इसको सरकार मदद करे, तो फिर न जाने और क्या हो सकता है, विदेशों में भी भारत का परचम लहरा सकता है। यह अपने आप में कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यदि इन्हें आज भी सरकार मदद करे तो 65 की उम्र में भी इनके अंदर ऐसी जज्बा है, ऐसा जुनून है कि अभी देश में ही मेडल जीत रहे हैं, विदेशों में भी मेडल जीतने की क्षमता रखते हैं। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।